In the last lecture, we basically learned about what is microeconomics, and we also learned about the contents or the scope of microeconomics, students. Yes, everybody? Now, today is a very important answer. We learned two answers together. We learned features of microeconomics, and we compare the features of micro with the features of macro. Yes, everybody? Now, these are two separate answers. Lekin, before understanding what is microeconomics, I can say, or before going through the features of micro and macro both, we first of all need to understand what is macroeconomics, I can say. Yes, everybody? एक काम करते हैं, हम यहीं पे भी कंपैरिजन करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था? माइक्रो, the word micro has been derived from the word micros, and micros means I can say small. Similarly, the word macro has been derived from the word macros, and macros basically means large. Yes, everybody? याद है मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था कि माइक्रो और मैक्रो में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो वो छोटे बच्चे ने बोला था सर माइक्रो में आई है और मैक्रो में ए। तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। जैसे एवरीबॉडी, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, whereas the macroeconomics is basically concerned with the aggregative approach. Yes, everybody, something in total I can say. Yes, everybody. If I take certain examples, microeconomics basically concentrates on microeconomic variables such as personal income or a personal consumption or a personal saving students, etc. Whereas the macroeconomics is concerned with the national income or a total saving or a total consumption students, etc. Is this concept clear, everybody? All right. अच्छा, as far as micro and macro is concerned, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को समझाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को समझाना है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इवॉल्व हुआ। Yes, everybody. So we need to understand about the historical review of the macroeconomic science. Yes, everybody. हमारे अल्टीमेट की बुक में जो सेकंड पैराग्राफ दिया है हिस्टोरिकल रिव्यू का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। वो एक छोटे से पैरा पे बोर्ड में 2 मार्क का रिवीजन भी पूछा गया है पास्ट में। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मैं आपको उसी के बारे में स्टोरी बताता हूं। एक बात याद रखो, आई थिंक यस वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन स्टूडेंट्स ऑफ 1929। यस एवरीबॉडी, आपको पता है हम उसको ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा डिप्रेशन था। यस, वो सबसे बड़े समय तक चलने वाला डिप्रेशन था। यस एवरीबॉडी। और दूसरा, ग्रेट डिप्रेशन को हम ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया की 2 सुपर पावर कंट्रीज यूके एंड यूएसए वर बैडली अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ दिस एपिसोड। यस एवरीबॉडी। अभी जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, हाँ, दुनिया के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट फेल हो गए। नोबडी वाज एक्जेक्टली एबल टू अंडरस्टैंड कि हम दुनिया को हम ये डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें। यस एवरीबॉडी। तब एक महानुभवी है। यस, वो महानुभवी का नाम था प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स, आई कैन से। ही वाज प्रोफेसर जेएम केन्स। यस एवरीबॉडी। यस, उन्होंने ये डिप्रेशन पे अपना स्टडी करना शुरू किया और बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद, बहुत ही वास्ट स्टडी करने के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश किया। ये बुक का नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। ये बुक का नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, जो उन्होंने पब्लिश किया स्टूडेंट्स इन द ईयर 1936, आई कैन से। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जब दुनिया भर के लोगों ने जब उनके ये बुक को स्टडी किया, जब उनकी बुक को देखा, तो सबको पता चला कि ये जो बुक है, ये बुक में इतना डीप स्टडी हुआ है, ये बुक में इतना वास्ट स्टडी हुआ है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग बिगर एंड बेटर देन माइक्रो। हाँ, दिस इज समथिंग डीपर एंड बेटर देन माइक्रो। तब जाके दुनिया के सामने एक नया इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुआ, और ये इकोनॉमिक्स का हमने नाम क्या रखा स्टूडेंट्स? आई कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स। Are you following everybody? So as far as macroeconomics is concerned, I would like to say that the macroeconomics has basically been evolved, I can say, after the Great Depression of 1929, students. And yes, the entire contribution of the development of macroeconomics goes to one and only Sir John Maynard Keynes, I can say, Sir J.M. Keynes, when he wrote his book, The General Theory of Employment Interest in Money, okay, which was published, I can say, in the year 1936. Is this concept clear, everybody? मालूम पड़ा सब लोग को? All right, that's wonderful. Now, as far as macroeconomics is concerned, यहाँ बहुत क्लियर भाषा में लिखा है कि macroeconomics basically studies, I can say,
Yes, about the economic activities at a large. It studies about the aggregate cycles. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं. We learn about national income, we learn about full employment, we learn about the total consumption, we learn about the total saving students, we learn about the general price level students, I can say. So all these are said to be the variables of macroeconomics. Since it is concerned with the entire economy, since it is concerned with the total economy, I would like to say, yes, the macroeconomics is also known as aggregated economics, I can say. Is it clear, everybody? Macroeconomics, yes, is also known as, I can say, the aggregated economics. Is it clear, everybody? अच्छा, जैसे मैंने आप लोग को माइक्रो के वक्त बोला था, आज मैं आप लोग को मैक्रो के वक्त वापस से बोलता हूँ. Once again, हमारे बुक में we have two definitions of macro. अभी दो में से एक definition तो कंपल्सरी आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा. So if I take from students' point of view, we have a simple definition given by Professor Carl Shapiro. Yes, everybody? Now, what is the definition of macroeconomics given by Professor Carl Shapiro? What I can say he says. Yes, everyone? Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. It deals with the functioning of an economy as a whole. It studies about the whole economy. It studies about the entire economy. It studies about the entire country. Matlab, when I deal only with income of one person, it becomes micro. But when I deal with the income of the whole economy, it is national income, and that becomes, I can say, for example, it is said to be macroeconomics, I can say. Are you following, everybody? बराबर है. तो ये एक बहुत सिंपल सादा डेफिनेशन है given by Professor Carl Shapiro, but we also have one more definition given by Professor J.L. Hansen. हम क्या करेंगे? हम कम से कम वो क्या बोलना चाहते हैं. We just need to learn, I can say. We just need to understand the intention. See वहाँ वो definition में क्या लिखा है. Yes, then. Macroeconomics is that branch of economics. Yes, everyone, which considers the relationship between large aggregate cycles. It considers the relationship between the large aggregates. Macro is all about the aggregate cycles. Now, what are the aggregates? See वहाँ लिखा है. We have the examples. Is such as volume of employment, the total amount of savings or an investment, national income, etc. students. So it's very clear, very simple definition. भले वो आपको बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही simple है. Yes, बहुत simple भाषा में उन्होंने लिखा है कि macroeconomic studies, I can say, okay, about the large aggregates, I can say. It studies the relationship about the large aggregates, such as, say for example, the volume of employment or a total savings or an investment or I can say national income. Is it clear, everybody? तो इसको basically हम लोग क्या बोलते हैं macroeconomic cycles से. Is it clear, everybody? चलो, without wasting any time, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे what are the features of micro and what are the features of macro. अभी दोनों आंसर्स अलग अलग हैं, लेकिन हमने साथ में क्यों लिया? मैंने जब ये दोनों का फीचर्स बनाया, मैंने ट्राई किया, नॉट ऑल. आप लोग देख सकते हो फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 6 एग्जैक्टली दोनों में कंपैरिजन हो सकता है. जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूं, the first point of I can say microeconomics is study of individual units. तो यहां है study of aggregates, यहां है slicing method, यहां है lumping method, यहां है subject matter, यहां भी है subject matter, यहां है partial equilibrium, यहां लिखा है general equilibrium, यहां भी vision, तो यहां भी vision, यहां एक talks about the pricing theory, यहां एक talks basically about the income theory. And one more point at the end, I can say, at both the places we have the point of nature of assumptions, I can say. Yes, everybody? So approximately from 9 points, yes, approximately 7 points, I can say, are, yes, easily comparable. Getting it, everybody? तो हम क्या करेंगे? दोनों को साथ में करेंगे, ताकि exactly आप लोग को difference पता चले between the micro and macro economics, I can say. Is it clear, everybody? चलो, first point तो हम सब जानते हैं. Yes, it is, yes, what? The study of individual unit students. Yes, everybody? Microeconomic studies about the individual units, I can say. Yes, microeconomic studies about the individual units. And yes, it is not, yes, it does not study about the aggregates, I can say. और यहाँ क्या बोलता है कि macroeconomics basically study about the aggregates, I can say, and does not study about the individual economic units, I can say. Is it clear, everybody? Alright, तो ये basically आपका हो गया first point, students, ये study of individual and study of aggregates. Second point बहुत interesting है. ऐसा लिखा है, microeconomics is method of slicing and macroeconomics is method of lumping. What is method of slicing, you know? Yes, everybody. How do we study in microeconomics? Yes, everybody. Slicing मतलब क्या? हम कोई भी चीज को स्टडी कैसे करते हैं माइक्रो में?
हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, एंड देन एवरी पार्ट इज से फॉर एग्जांपल एनालाइज्ड इन डिटेल। आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? हमको से फॉर एग्जांपल हम माइक्रो में से फॉर एग्जांपल मैं एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो यस एवरीबॉडी, और मुझे पूरे बैच का परफॉर्मेंस जानना है, तो मैं पूरे बैच का परफॉर्मेंस साथ में नहीं गिनूंगा। I will take the performance of one student individually। तो मैंने पूरे बैच को एक एक स्टूडेंट के साथ से डिवाइड किया, और अभी मैंने हर एक स्टूडेंट के रिजल्ट पे फॉर एग्जांपल मैंने यस चेक किया। Are you able to understand? तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? It is said to be a method of slicing। Is it clear everybody? तो यहाँ हमारी बुक में यही लिखा है कि it divides the economy into various units। It divides the economy into various units, I can say, and each unit is analyzed in detail। Is it clear everybody? And that is why students, the method over here is said to be a slicing method, I can say। Is it clear everybody? Alright? But what happens in macro? It's completely opposite। Lumping। हम लोग क्या करते हैं? Yes everybody, हम उसको लंप में, हम उसको ग्रॉस में, हम उसको यस हमको अगर परफॉर्मेंस चेक करना है तो एक एक स्टूडेंट के बदले हम लोग क्या करेंगे? पूरे बैच को ज्वाइन करके उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो यस हमने क्या किया? एक लंप बना दिया, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी अ लंपिंग मेथड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको ऐसा बोलूं 3 है, 3 को मैं डिवाइड करता हूं 1 + 1 + 1, यानी कि 3 को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ स्लाइसिंग। लेकिन 1 + 1 + 1 जो अलग है उसको मैंने कंबाइन करके 3 के फॉर्म में पढ़ा, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? लंपिंग मेथड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस मालूम पड़ा सब लोग को बेटा? सो यस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट इट इज सेड टू बी अ मेथड ऑफ स्लाइसिंग एज इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड एवरी पार्ट इज एनालाइज्ड इन डिटेल। Whereas in macroeconomics, I can say, it is yes more aggregative in nature, and so we study about all the aggregates, I can say, okay, like the national income or a total saving or a total investments, I can say, etc. तो उसको basically हम लोग क्या बोलते हैं? It is said to be a method of, I can say, lumping। थर्ड कौन सा है? सब्जेक्ट मैटर। अभी आप लोग को याद है इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? We learned about the content or scope of microeconomic science। और अगर आपको याद है वो कंटेंट और स्कोप ऑफ माइक्रो में मैंने आपको बोला था कि माइक्रो के 3 ब्रांचेस हैं, याद है? तो सब्जेक्ट मैटर में एग्जैक्टली वो 3 नाम सेम टू सेम आए। सबसे पहले वी लर्न अबाउट द प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस एवरीबॉडी। उसके बाद we learned about the factor pricing, yes everybody। we learn about the land, labor, capital, organization, students, yes everybody। and third and the most importantly students, I can say, yes we also learn about the theory of welfare, students, I can say। Is it clear everybody? When we learn yes about 3 efficiencies, yes the efficiency in production, the efficiency in distribution, and we also learned about the overall economic efficiency। Is it clear everybody? So subject matter of micro, मतलब माइक्रो के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में। We learn about the product pricing, we learn about the factor pricing, and then we also learn about the theory of welfare। Is it clear everybody? Whereas as far as macroeconomics is concerned, what do we learn students in macroeconomics, I can say? Yes, it all studies about the aggregates, I can say। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया कि macroeconomics is more aggregative in nature, students। So it concentrates on the study of general price level, it concentrates on the study of national income, it concentrates on the study of trade cycle or a business cycle, students। Yes everybody, on the rate of interest in the economy। Is it clear? तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए उसका मतलब क्या? It studies about the entire economy, it studies about the overall economy in general। Is it clear everybody? तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? yes हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मैक्रो के सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। so it studies about every aggregates which is basically concerned with the entire economy, students, I can say। Is it clear everybody? Okay, like the national income or a full employment, I can say, or a trade cycle or a rate of interest in the country, students। Is it clear everybody? तो उसको basically हम लोग क्या बोलते हैं? The subject matter। Getting it everyone? All right, that's wonderful। Now fourth point is very interesting। it is a partial equilibrium and a general equilibrium। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को 2 मार्क की डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, और इसका यस हमारी बुक में एट द एंड इसका हमने आई थिंक से डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिया। तो ये कॉन्सेप्ट बराबर समझो, बहुत बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम? यस एवरीबॉडी। गाइस हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ते हैं
जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ते हैं तो वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स आई कैन से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स। अच्छा, ये बड़े फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमने इसके पहले क्या किया है, हमने 3A डिमांड एनालिसिस पढ़ लिया है। यस एवरीबॉडी, शायद यस आई कैन से यस, अगर आपको सप्लाई के बारे में पता है फोर्थ चैप्टर के बारे में तो यस आई कैन से लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, हम एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देखते हैं। What did we learn, students, in law of demand? Everybody, we try to learn about the relationship between only two variables, that is demand and price, and we assume all other factors to remain constant. What did we learn in law of supply? Yes, everyone, we only learned about the relationship between the supply and price, and we assume all other factors to remain, I can say, constant. Yes, everybody, इसको बोलते हैं partial equilibrium. Partial मतलब क्या? It does not study about the overall changes. It only studies about the relationship between the two variables, I can say, okay, keeping all other variables constant, I can say, or equal. Is it clear, everybody? तो इसको basically हम लोग क्या बोलते हैं students, partial equilibrium. हमारी बुक में जो लिखा है वो मैं लैंग्वेज आपके सामने पढ़ के आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सी वहां बेसिकली क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, इट प्रोसीड्स विद एन assumption that other things remaining the same, that is ceteris paribus, याद है ना, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, they all are based upon the ceteris paribus assumptions, I can say. And what are ceteris paribus assumptions? Other things have to remain equal. मतलब we still, since we are only studying the relationship between two variables, it becomes compulsory for us to keep all other factors equal or constant, I can say. Is it clear, everybody? इसको basically हम लोग क्या बोलते हैं, partial equilibrium. Getting it, everybody? वही चीज अगर हम सामने देखते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम के सामने क्या लिखा है, इट स्टडीज अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम, स्टूडेंट्स, आई कैन से। सो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, इट स्टडीज अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, इट स्टडीज अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, स्टूडेंट्स, आई कैन से। एंड नॉट ओनली दिस, यस एवरीबॉडी, इन जनरल इक्विलिब्रियम इट्स वेरी मच अंडरस्टूड दैट we don't only study about the relationship between two variables, we study the relationship of all the variables with each other. अभी डिमांड है तो हमने क्या पढ़ा माइक्रो में, वी लर्न ओनली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। लेकिन डिमांड क्या सिर्फ प्राइस पर डिपेंड करता है? नहीं, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनकम, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन, आई कैन से, फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो आपने अगर सब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, all the variables, students, I can say, तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, I can say, और हम उसको बोलते हैं द कांसेप्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? मालूम पड़ा सब लोग को? when you only try to analyze the relationship between only two variables, I can say, keeping all other factors constant, it becomes partial equilibrium. And yes, when you try to understand the relationship between all the variables, I can say, no factors are assumed to be constant, that is said to be general equilibrium. इसीलिए हमारी बुक में ऐसा लिखा है कि the study of general equilibrium is more realistic, is more practical than the study of partial equilibrium. Are you following everybody? समझ में आ रहा है सब लोग को? Yes, then. Next is what? Vision. Now, what is the vision of microeconomics? आप लोग को एक लाइन में दोनों के विजन के बारे में एक्सप्लेन करूं। अगर हम कंक्लूड करते हैं, ज्यादा से ऊपर अभी माइक्रो मैक्रो क्या है अभी हम लोग को ऑलमोस्ट पता चल गया है, तो कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अ ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अ ट्री एंड नॉट अ स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, आई कैन से। Yes, everybody, microeconomics is study of a tree and not a study of forest. And whereas what is macroeconomics, I can say, it studies about the entire forest, I can say. Is it clear, everybody? लेकिन ऊंचे लोग ऊंचे विचार। हम विजन के बारे में गए प्रोफेसर मैककॉनेल के पास, हम विजन के बारे में गए प्रोफेसर मैककॉनेल के पास, हमने उनसे पूछा कि सर व्हाट इज द विजन ऑफ मैक्रो, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज अबाउट द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल इकोनॉमी। बर्ड जब ऊपर फ्लाई करता है then yes it can see the whole economy, students, I can say. Yes, everybody, it studies about the, yes, I can say, bird's eye view. आज के जमाने में we have the drone cameras, I can say. Yes, everybody, वो ड्रोन कैमरा क्या करता है, नीचे जो भी होता है वो सब कैप्चर करता है, हम उसको बोलते हैं bird's eye view, students, I can say. Are you able to understand, students? So macroeconomics, since it is concerned with the entire economy, is macroeconomics is said to be a study of forest. It studies about the whole economy, students. It is said to be the bird's eye view of the whole economy. Is this concept clear, everybody?
आ रहा है सब लोग को समझ में? तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ आई कैन से विजन. नेक्स्ट, under micro we have a pricing theory and under macro basically we have an income theory. Now why microeconomics is also known as pricing theory? Yes everybody, आपको एक बात पता है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी स्टडी करते हैं. यस, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी कंपेयर करते हैं. Whatever we study in microeconomics is compared with the price. Price is said to be the base of I can say microeconomics. हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, हमने डिमांड को कंपेयर किसके साथ किया? प्राइस के साथ. हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, हमने सप्लाई को कंपेयर किसके साथ किया? प्राइस के साथ. याद है इवन इन द यूटिलिटी एनालिसिस सेकंड चैप्टर, मार्जिनल यूटिलिटी को हमने कंपेयर किसके साथ किया? प्राइस के साथ किया लास्ट आंसर में. Yes everybody, so anything and everything in microeconomics I can say is compared with the price. So price is said to be the basis for understanding microeconomics I can say. इसलिए microeconomics को हम बोलते हैं pricing theory. Is it clear everybody? मालूम पड़ा सब लोग को? सीधा हम वही लिखा है कि microeconomics basically explains how the price of the particular commodities are determined I can say on the basis of the market demand and market supply. Getting it everybody? कोई भी जगह पे प्राइस तो होता है. आज हम पेट्रोल डीजल की प्राइस के बारे में गवर्नमेंट को बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा रहा है. रोज जो प्राइस ज्यादा हो रहा है, रोज जो प्राइस कम हो रहा है, वो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है. वो किसके हिसाब से हो रहा है? इट्स ऑल बेस्ड अपॉन द इंटरनेशनल डिमांड एंड द इंटरनेशनल सप्लाई स्टूडेंट्स आई कैन से. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? द सेम इज एप्लीकेबल विद द गोल्ड एंड द सिल्वर प्राइसेस. गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस जो रोज चेंज होता है, वो किसके हिसाब से होता है? इट्स ऑल अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. तो बेसिकली इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई. गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? द प्राइसिंग थ्योरी. जैसे प्राइस इज द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग माइक्रो, इनकम इज सेड टू बी द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग मैक्रो. हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़े, यहां डिमांड पढ़ा तो वहां होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. यहां सप्लाई पढ़ा, वहां होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. जब हम एग्रीगेट डिमांड कंपेयर करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वी कंपेयर इट विद द नेशनल इनकम ऑफ द आउटपुट स्टूडेंट्स. हम एग्रीगेट सप्लाई कंपेयर करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वी कंपेयर विद द नेशनल इनकम ऑफ द आउटपुट स्टूडेंट्स. Yes everybody, so जैसे price is the base for understanding micro, I would like to say the income is said to be the base for understanding macro students. Are you able to understand? तो हमारी बुक में क्या लिखा है? As far as macro is concerned, सीधा लिखा है macro economics का. yes, macro economics का क्या नाम है? It is also known as theory of income and employment I can say. Is it clear everybody? Because see वहाँ लिखा है all macro variables like aggregate demand or aggregate supply are actually compared with the national income students. Alright? तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे हम हर चीज में, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज को इनकम के साथ कंपेयर करते हैं. एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सेड टू बी द इनकम थ्योरी. समझ में आ रहा है सब लोग को? यस एवरीबॉडी, वंडरफुल. अभी एक काम करते हैं, कॉमन पॉइंट्स में पढ़े हुए. पॉइंट नंबर 6 के बाद सीधा हम जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे. इट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ assumptions I can say. चलो आप ही मुझे बता, आउट ऑफ बोथ द इकोनॉमिक्स I can say, which economics is more based upon assumption? कहां हमने assume किया? कहां हुआ था ceteris paribus assumption? It was in microeconomics I can say. Yes everybody, microeconomics is based upon certain ceteris paribus assumptions. और ceteris paribus का मतलब मैंने आपको अभी बोला, it is what is common, other things being equal students or other things remain constant I can say. Is it clear everybody? तो जितने भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉस बनाते हैं, हमने जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉस बनाए हैं, they all are based upon certain assumptions. They all are based upon certain assumptions I can say. Is it clear everybody? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स is based upon assumptions I can say. Now what can be the possible assumptions in all the theory? आप लोग को बुक में एग्जांपल दिया है. एक एग्जांपल दिया है the assumption of perfect competition. सेकंड assumption दिया है laissez-faire policy. अच्छा, laissez-faire policy वहां मीनिंग यस बुक में उसको अंडरलाइन कर लो और laissez-faire का मतलब लिखो नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट. वी अज्यूम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए. नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट हम उसको बोलते हैं laissez-faire policy. Is it clear everybody? और तीसरा जो है it is what? The concept of full employment I can say. So in short, microeconomics is based upon certain ceteris paribus assumptions I can say.
Yes, everybody. So various laws in microeconomics are based upon the assumptions, I would say. Yes, everybody. Acha, vis-a-vis, if you take macroeconomics, I would like to say macroeconomics is based upon very few assumptions. Macroeconomics is based upon very few assumptions. And guys, since macroeconomics is based upon very few assumptions, I would like to say the study of macroeconomics is more realistic. Study of macroeconomics is more practical. क्योंकि ज्यादातर assumptions जो होते हैं वो कैसे होते हैं? Impossible होते हैं, unrealistic होते हैं. लेकिन since macroeconomics I can say is based upon very few assumptions, I can say the study of macroeconomics is more realistic. Is it clear everybody? आपको पता है यहाँ tug of war हो चुका है. जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, they were in the favor of developing microeconomics. लेकिन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, they are in the favor of developing macroeconomics. Yes, everybody. Now, why the modern economists work in the favor of developing macro and not micro? क्योंकि क्या समझाया उन्होंने कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का फायदा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स तो असम्पशन पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में असम्पशंस होते नहीं है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूजफुलनेस क्या हो जाएगा? बहुत लिमिटेड हो जाएगा. बेटर हमको कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको काम लगे. तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको ज्यादा क्या काम लगता है? Yes, I can say macroeconomics क्योंकि it is based upon very few assumptions, I can say. Is it clear everybody? Alright? तो ये जो पॉइंट था उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? The point of nature of assumptions, I can say. Is it clear everybody? अभी जो दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 पे दोनों जगह पे बोथ आर से कंप्लीटली डिफरेंट. उनका कोई रिलेशन नहीं है. हमको एक एक करके ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं. पॉइंट नंबर 7 जो है वो कौन सा है? एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्टूडेंट्स, I can say. Now, what is analysis of resource allocation? हम सीधा ये पॉइंट बुक में से पढ़ेंगे. Yes, everybody. Allocation of resources, यानी कि distribution of resources, I can say. Yes, everybody. तो यहाँ लिखा है कि micro economics deals with the allocation, यानी कि with the distribution of resources, I can say. अच्छा, how do we distribute the resources? तो वहाँ लिखा है, it explains how the relative prices of the commodities and the factors of production determines the allocation of resources, I can say. Yes, everybody. यानी कि कैसे the price of the factors of production, rent, wages, interest, and profits, students, I can say. Yes, everybody will determine the allocation of resources, and every producer have to answer 4 important questions of what to produce, how much to produce, how they will be distributed, students, I can say, and so on. Getting it, everybody? See, एक बहुत important चीज है. हर एक प्रोड्यूसर को ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना पड़ता है. हर एक इकोनॉमी, हर एक आई कैन से कंट्री को अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आई कैन से. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये चारों के अगर आंसर्स चाहिए तो आपको प्रॉपर्ली समझना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई कैन से, एंड यू हैव टू डू प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, स्टूडेंट्स, आई कैन से. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, आपको वो रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना होगा. Yes, everybody. और आपको उसको properly allocate करना होगा, students, I can say. Yes, among the factors of production. Is it clear, everyone? All right. Next point जो है वो कौन सा है? Use of marginalism principle. Now, what is marginalism? अभी तो बहुत कम है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मार्जिनलिज्म का बहुत यूज करेंगे. एक कॉन्सेप्ट आपकी इको में अभी आता है, 12th में भी हम लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. 12th में आप लोग को आगे भी आएगा. We have learned about the concept of marginal revenue. We learn about the concept of marginal cost. ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको पता है मार्जिनल मतलब क्या? मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा. Yes, everybody. The concept of marginalism, यहाँ लिखा है, the concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis, I can say. The term marginal means the change brought in the total by an additional unit. What is the additional unit का change, I can say? Say for example, जब 1 था तब 10 था, जब 2 हुआ तो 15 हो गया. तो what is the change, I can say? Yes, everybody, the change is 5. एक additional का change कितना हुआ? 5. तो इसको हम बोलते हैं marginal. Is it clear, everybody? Marginal मतलब what is the additional change, students, because of the additional output, students. Is it clear, everybody? See वहां आगे क्या लिखा है? Marginal analysis help us to study a variable through changes
Producers and consumers take economic decision using this principle. Very important, based upon the concept of marginal revenue, based upon the concept of marginal cost, I can say, the producers and the consumers takes various decisions in the business, I can say. Are you following everybody, yes or no? मालूम पड़ा सब लोग को? So yes, the concept of marginalism is very important for various producers and the consumers, I can say, for taking their day-to-day decisions in their life. Is it clear everybody? तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? The features of macro and economics. Is it clear everybody? अभी मैक्रो के अंदर कौन से वो दो नए फीचर्स हैं? पॉइंट नंबर 7 जो है वो कौन सा है? It talks about the concept of interdependence, I can say. Now what is interdependent over here? Yes everybody. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, हमने बहुत बार उसके एग्जांपल दिए. We learn about the national income, total output, full employment, total saving, total investment students, I can say. Yes everybody. ये सभी वेरिएबल्स जो है ना वो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है. They all are interdependent upon each other. तो यहाँ वही लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट्स, I can say. I following such as income, output, employment, investment, price level, etc. See, आपको एग्जांपल भी दिया है. एग्जांपल, the change in the level of investment. अगर कंट्री में समझो कि इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज हो गया तो उसके हिसाब से क्या-क्या चेंज होगा? Yes, come on. The level of income will change. The level of output will change. Yes, the amount of employment, I can say, in the country will change, and that will again say lead to what? The economic growth and development of the country. Is it clear, everybody? So, जितने भी variables are macroeconomics में, since they all are concerned with the entire economy, they all are basically interdependent upon each other. Is it clear, everybody? अगर एक variable change होता है, तो उसका effect बाकी के variables पे भी आ जाता है. Getting it, everybody? All right. Last कौन सा है? Growth models. Now, what is said to be the concept of growth model? Yes, everybody. Macroeconomics. Macroeconomics का जो study है, it contributes to the economic growth and economic development, I can say. Are you following everybody? It is useful in developing various growth models, I can say. Is it clear, everybody? आप लोग को एक बहुत important चीज बताता हूँ. I don't know how many of them knows it. Economics में हमने पढ़ा था 11th में. We learned about the chapter known as economic planning. यानी 5-year plans in India. बराबर है? या हमने ये वहां आपने शायद फॉर एग्जांपल देखा होगा, हर एक प्लान में हमने किसी को इंपॉर्टेंस दिया. इन द फर्स्ट प्लान which started in 1951 to 56, it was an agricultural plan. We gave more importance to the concept of agriculture. Second plan जो था 56 से लेके 61 तक, वहां भी हम वापस से एग्रीकल्चर पे ही ध्यान देने वाले थे. लेकिन वो प्लान बनने से पहले हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो प्लान करते हैं, हम उसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं. वो प्लानिंग कमीशन के पास एक हमारे महानुभवी है. He was none other than Professor P.C. Mahalanobis. सर P.C. Mahalanobis ने हमारे प्लानिंग कमीशन को बोला कि although India is an agrarian economy, although India is an agricultural country, एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, लेकिन एक बात बताता हूं, without the growth of industry, India will not be able to grow. So better concentrate on the development of industries, I can say. आप मानोगे नहीं, on the recommendation of Sir P.C. Mahalanobis, I can say, जो second plan था, वहां प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? We gave more importance to the development of industry. इसलिए हम सेकंड प्लान को इंडस्ट्रियल प्लान बोलते हैं, and it was all based upon the Mahalanobis growth model, students, I can say. Is it clear, everybody? तो सी वहां वही लिखा है. For example, the Mahalanobis growth model emphasized, I can say, on the basic heavy industries. Is it clear, everybody? So based upon the macroeconomic variables, ऐसे बहुत सारे variables है macroeconomics में. Based upon these macroeconomic variables, I can say, we can make the growth models for the country. We can think about economic growth and the development of the country, students. Is it clear, everybody? So ये हो गया the features of micro, और ये basically आपका क्या हो गया? The features of macro. Two separate answer we have taken together. See, one beautiful thing is what? 1% case two. समझो कि ये दोनों 4 मार्क के शॉर्ट नोट में आ रहे हैं, बराबर है, शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर है. तो आपको 9 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. यू विल मैक्सिमम राइट फॉर 4 मार्क्स 6 to 7 पॉइंट्स. तो आपके जितने कॉमन पॉइंट्स है ना वो आप लोगों को पढ़ने हैं. ये 2 पॉइंट्स मैंने क्यों एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा कि अगर ये एक आधा पॉइंट भी आपको कोई और तरीके से आ रहा है, फॉर आइडेंटिफाई द कांसेप्ट एंड एक्सप्लेन, फॉर ऑब्जेक्टिव, तो आपको सभी पॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जब फीचर्स होता है ना, यू बेसिकली हैव टू फोकस ऑन 1 2 3 4 5 6 एंड द राइट. Is it clear, everybody?
मालूम पड़ा, ताकि आप लोग को याद रखने में भी इजी पड़ेगा एंड इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स आई कैन से from examination point of view. All right, so features of micro and the features of macro students. Thank you everyone. Guys, the next answer is said to be the content or the scope of macroeconomic students. Yes everyone, we learned about the content or scope of microeconomic students in one of the previous lectures. Now what is the content or scope? Yes, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड है, बराबर क्या क्या पढ़ना है टोटली मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी आई वुड लाइक टू से आपके एसवाईबीसी के लेवल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत लिमिटेड चैप्टर्स दिए हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज में आप जब आओगे, आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दोगे, तो आप लोग को पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। यस एवरीवन, सो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक साइंस? There are four important branches of macroeconomics. The first branch is theory of income and employment. Second is theory of general price level inflation and deflation. Third is said to be theory of economic growth and development. And the fourth is said to be the macro theory of distribution. Yes, everybody? We talk about the first and the most important branch of macroeconomic science. That is the theory of income and employment. Yes, everyone? I would like to say, as far as macroeconomics is concerned, macroeconomics basically explains us. Yes, everyone? Macroeconomics basically explains, I can say, what determines the level of income and the employment in the country. What determines the level of national income and the employment in the country. And on the basis of this, what are the reasons of fluctuation? आपको पता है national income keeps on fluctuating. The level of employment in the country keeps on fluctuating, student science. So what are the reasons of, I can say, what are the causes of fluctuation, student science? Is it clear, everybody? So macroeconomic analysis help us to understand, yes everybody, how to determine national income, yes everybody, and also explains what are the causes of fluctuation, students, of the national income and the employment level in the country. Is it clear, everybody? Actually, not only this, students, if the national income and the employment level in the country, if you really want to understand, how the level of income and the employment is determined, what are the causes of, I can say, change in the national income and I can say employment, we need to understand two concepts of macroeconomics, that is the concept of consumption function and the concept of investment function. Yes, everybody? Now both these concepts we are supposed to learn in detail in the degree college, I can say. Yes, everybody? लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको समझना है कि क्यों नेशनल इनकम चेंज होता है, क्यों एम्प्लॉयमेंट लेवल बार बार फ्लक्चुएट होता है, yes everybody, तो you need to understand the concept of consumption function and the investment function, students. Is it clear, everybody? ये हुआ आपका पहला ब्रांच टाइपिंग से, हम उसको बोलते हैं theory of income and employment टाइपिंग से। सेकेंड कौन सा है? बहुत ही सिंपल, theory of general price level inflation and deflation. Yes everybody, हम सब जानते हैं प्राइस लेवल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग इन एवरी इकोनॉमिक, स्टूडेंट्स। प्राइस राइज होता है तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, प्राइस जब फॉल होता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। यस एवरीबॉडी, मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स, हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड इन द कंट्री, हाउ द जनरल प्राइस लेवल, कैसे कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, कैसे कंट्री में डिफ्लेशन होता है। Are you following, everybody? So macroeconomic, I can say, analysis help us to understand how the general price level is basically determined in every country, and once again it explains what causes the fluctuation in it. अचानक से कोई चीज पे महंगाई बढ़ जाता है तो क्यों? What are the reasons of fluctuation, students, I can say? Is it clear, everybody? Alright, so it's very basically macroeconomics जो होता है ना वो बहुत important होता है, क्योंकि inflation भी एक प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन भी एक प्रॉब्लम है। आपको पता है, एक महानुभवी ने बोला है, if inflation is bad, then deflation is worst, because inflation basically affects the consumers, but the deflation basically affects, I can say, the producers. Yes, everybody? So yes, both inflation and deflation are the serious economic problems, I can say, of every economy. Is it clear, everybody? So macroeconomic analysis help us to understand, students, why the changes take place, what are the causes of fluctuation, yes everybody, and how the price level is, I can say, basically determined in every economic, students, I can say. Getting it, everyone? मालूम पड़ा सब लोग को? Alright. तीसरा कौन सा है? Theory of economic growth and development.
अभी मुझे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद रहेगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन FIDC के इको में फर्स्ट चैप्टर में यस इनफैक्ट आपने उसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ा था, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइपिक्स, अगर आपको याद है तो वो एग्जैक्टली होता है द कांसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स। यस एवरीबॉडी, तो यहां हमारी बुक में यही लिखा है कि वन मोर इंपॉर्टेंट a subject matter of macroeconomic cycles is said to be theory of growth and development cycles. Yes everybody, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत सीरियस इश्यू होता है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, यस, और कोई बैकवर्ड इकोनॉमिक्स के लिए वो होता है अंडर डेवलपमेंट, कि इतना कुछ होने के बाद भी क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यस एवरीबॉडी, उसका एक मेन कॉज होता है स्टूडेंट्स पॉवर्टी। यस, पॉवर्टी इज सेड टू बी अ मेजर बैरियर फॉर द ग्रोथ आई कैन से। कोई भी कंट्री के जो ग्रोथ को स्टॉप करता है, उसका ऑब्स्टिकल जो बनता है, उसका जो बाधा स्वरूप बनता है, वो क्या होता है, पॉवर्टी स्टूडेंट साइकिल्स। Yes everybody, so macroeconomic analysis help us to understand that what are the causes of underdevelopment, what are the causes of poverty students I can say, and it also explains how the growth with stability can be achieved, how the growth with stability can be achieved। आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोलूं मैक्रोइकोनॉमिक्स में, macroeconomics doesn't only study about the problem, macroeconomics also gives you the solution to the problem। हम जब FIDC में थे हमने चैप्टर्स पढ़े इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन पढ़ी, पॉवर्टी पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा। आपने एक बार देखा ये तीनों चैप्टर्स में एक बात, ये चैप्टर्स में वी लर्नड अबाउट द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन, यस एवरीवन, बट वी आल्सो लर्नड एट द एंड व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन, what are the measures to reduce poverty and unemployment। this is the beauty of macroeconomics। सिर्फ प्रॉब्लम ये दिखा के वो भाग नहीं जाता है, वो कोई बगड़ू इंसान नहीं है। getting it everybody, it also studies, it does not only study about the problem but it also gives the solution about the problem। यहां यही लिखा कि macroeconomics I can say tries to understand what are the causes of underdevelopment and the poverty in the country, and it also suggests the measures, I can say, how the growth with stability can be achieved, I can say, in this particular country। Is it clear everyone? Alright, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, theory of economic growth and development I can say। लास्ट तो है वो क्या है, मैक्रो theory of distribution। आपको एक बात समझना होगा, मैं जब बोलता हूं मैक्रो theory of distribution मतलब क्या, how the national income of the country is distributed, how the national income of the country is, I can say, basically distributed among the four factors of production, among the four factor prices, rent, wages, interest and profit। मैं आपको बोलता हूं कि हमारी नेशनल इनकम 100 रुपया है। नेशनल इनकम मतलब क्या, इट इज द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। अगर सबका सोर्स ऑफ इनकम सेम होता है, नहीं, बराबर है। मैं रेंट कमाता हूं तो मैंने भी टैक्स पे किया, मैं वेजेस कमाता हूं तो मैंने भी टैक्स पे किया, मैं इंटरेस्ट कमाता हूं तो मैंने भी टैक्स पे किया। अभी गवर्नमेंट को तो सबका इनकम मिला, सबके पास से पैसा मिला, लेकिन जो सबके पास से पैसा मिला उसमें से कितना पैसा रेंट के फॉर्म में मिला, कितना पैसा वेजेस के फॉर्म में मिला, कितना पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला, कितना पैसा बिजनेसमैन के प्रॉफिट के फॉर्म में मिला, बराबर। हम इसको बोलते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट, यहां लिखा है, वी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट, वी ट्राई टू डिटरमाइन what is the share of the rent, wages, interest and profit students I can say in the total national income of the country। Is it clear everybody? अगर 100 रुपया हमारे देश का नेशनल इनकम है तो 100 रुपए में से रेंट के फॉर्म में कितना मिला, आपको से वेजेस या सैलरी के फॉर्म में कितना मिला, आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में कितना मिला और आपको प्रॉफिट के फॉर्म में कितना मिला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Is it clear everybody? So very short and sweet answer students I can say, हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कंटेंट और स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक साइकिल्स। मैंने आप लोग को माइक्रो के वक्त भी बोला था, आज मैक्रो के वक्त भी बोल रहा हूं। ये आंसर 4 मार्क के शॉर्ट नोट के ही लिए आ सकता है, but when they ask you this answer in the examination paper, write the basic meaning of macroeconomics first of all, you have to draw this chart in the examination paper and then explain all the 4 points I can say। Don't forget to draw the chart, whether it is content of micro or a content of macro, draw the chart I can say and then explain the points everyone। Is it clear everyone? तो ये जो आंसर है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, the content or scope of macroeconomics I can say। Thank you so much everyone।